गाइस एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केम परीक्षा। आज हम करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स का पार्ट 7 वीडियो, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि है बॉइलिंग पॉइंट या फिर बीपी। तो बॉइलिंग पॉइंट की हेल्प से हम किसी भी हेलो एल्केन को देखकर बता सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं बॉइलिंग पॉइंट को दिखाने के लिए। पहला पैरामीटर है मास और दूसरा पैरामीटर है सरफेस एरिया। तो मास और सरफेस एरिया की हेल्प से हम बता सकते हैं किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ओके, तो इससे समझ में आ रहा होगा आपको कि मास और सरफेस एरिया बॉइलिंग पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे डिपेंड करेंगे मास और सरफेस एरिया? तो आप खुद ही सोचिए, जो मास अगर किसी का ज़्यादा होगा तो उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर फोर्सेस डेवलप होंगे और जो वो फोर्सेस होंगे उसे हम क्या कहते हैं, वैन वाल फोर्सेस। तो ये जो फोर्सेस होंगे इनके डेवलप होने से उन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ फोर्सेस डेवलप होंगे जो कि होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होंगी उनके बीच में, तो उसका जो ज़्यादा मास होने के वजह से उसको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो ब्रेक डाउन हो सके। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इन केस उसका मास ज़्यादा हुआ तो। ठीक है, तो अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उसके अंदर जो फोर्सेस होंगे यानी कि वैन डर वाल फोर्सेस वो भी ज़्यादा होंगी और जो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी ज़्यादा होंगी, जिसके वजह से उसको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा और जब ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी का अगर मास ज़्यादा होगा, अगर किसी का भी हमें देखना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, हमें देखना है किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो हमें देखना होगा उसका मास, कि उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके ज़्यादा आ रहा है तो वही वाला क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब दूसरा पैरामीटर है हमारे पास सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का पैरामीटर हम कब यूज़ करेंगे? इन केस हमारे पास ऐसा केस आ जाता है जिनका मास जो होगा सेम होगा बट उनका जो सरफेस एरिया होगा वो अलग होगा, तब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया को चुनेंगे। तो जिसका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसका उतना ज़्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि सरफेस एरिया और मास दोनों ही क्या है, बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। सरफेस एरिया और मास दोनों क्या हैं, बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसका सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसी तरह जितना ज़्यादा उस कंपाउंड का मास होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स आर हायर इन देयर कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स, व्हाई? तो इन्होंने बोला है कि जो हेलो एल्केन्स होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो हम कोई भी हेलो एल्कीन को एज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है CH3, सिंपल छोटा सा ले लेते हैं CH3Cl। ठीक है, ये हेलो एल्कीन है। उन्होंने कहा कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि उतने ही कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन, यानी कि CH3 का कॉरस्पॉन्डिंग CH4। सो CH4 उतने ही कार्बन है इसमें भी और उतने ही कार्बन इसमें भी है, तो दोनों के कार्बन क्या है, सेम है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है और इसमें क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है ना। तो क्लोरीन का मास कितना है, क्लोरीन का मास है 35.5, हाइड्रोजन का है 1। तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्लोरीन होने की वजह से इसका मास यानी कि हेलो एल्केन का मास ज़्यादा होगा। और अगर उसका मोलर मास ज़्यादा है, कैलकुलेट करने पर हमें पता चल जाएगा कि मोलर मास ज़्यादा है। तो मोलर मास अगर किसी का ज़्यादा है तो उसका वैन डर वाल फोर्सेस भी कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे, है ना। और वैन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए CH3Cl यानी कि
हमारे पास जो हेलोएल्केन है मिथाइल क्लोराइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट CH4 से ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मोलर मास ज़्यादा आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन्स इंक्रीजेस एज CH3F जो कि है छोटा CH3Cl से, उसके बाद CH3Br और CH3I। तो यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है CH3I का, फिर Br का, फिर Cl का, फिर फ्लोरीन का। ओके, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये भी देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं डिफरेंस किस चीज़ का है, हमें बस वो देखना है। CH3 सब में कॉमन है, पर डिफरेंस क्या है, I का डिफरेंस है। सो इसके आंसर में आपको सिंपली ये लिखना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाते हुए इस ऑर्डर को लिखेंगे आप। सबसे पहले क्या बढ़ रहा है यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका क्या बढ़ता है, मास बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इनके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, इसलिए इसका मास भी बढ़ेगा। सो मास जो है इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वैसे लिखना है आपको हमेशा, मोलर मास इंक्रीजेस। इसके वजह से क्या होगा, इसके बीच में जो फोर्सेस होंगे वैन डर वाल फोर्सेस, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इसमें क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात हम वैसे भी जानते हैं कि मोलर मास ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो इसीलिए ये जो ऑर्डर है इसके हिसाब से CH3I का सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के बढ़ते ही उस हेलोएल्केन का क्या होगा, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी हम कार्बन चेन ले लेते हैं, सिंपल एक कार्बन की चेन लेते हैं, उसमें क्लोरीन ग्रुप ऐड कर लेते हैं। दूसरी कार्बन की चेन में हम क्या करेंगे, एक और कार्बन बढ़ा देंगे और एक क्लोरीन इसमें ऐड कर देंगे। H जो है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है हमें, यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ से इस तरफ जाते हुए ये कितने हो जा रहे हैं, 2 कार्बन। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका मास भी इंक्रीज हो रहा है। तो मास इंक्रीज होगा तो इसका क्या मतलब है, वैन डर वाल फोर्सेस भी इसमें क्या होंगे, वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। और वैन डर वाल फोर्सेस जब बढ़ जाते हैं तब बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, सिंपली आपको ऐसे लिख देना है। आप जब बताएंगे कि कार्बन का नंबर बढ़ रहा है और उसका मास बढ़ेगा, इसकी वजह से मास बढ़ने की वजह से उसका क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बढ़ जाएगा। सिंपल। अब एक और क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। वाई, इन्होंने कहा कि जो हेलोएल्केन्स हैं अगर वो आइसोमेरिक है, आइसोमेरिक यानी कि जिनका फॉर्मूला जो होगा वो सेम रहेगा बट उनका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। तो आइसोमेरिक जो होते हैं वो सिंपली उनका फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम रहता है। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। एग्जाम्पल में हम लेंगे 4 कार्बन्स को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने 4 कार्बन लिए, 4 कार्बन का हेलोएल्केन लिया हमने यहाँ पे, यानी कि 4 कार्बन के साथ एक ब्रोमीन है। अब हम यहाँ पे लेंगे फिर से 4 कार्बन का, यानी कि C4H9Br है ये, इसमें 9 हाइड्रोजन्स होंगे और एक ब्रोमीन होगा। ठीक है, अब एक और इसी के जैसा ले लेंगे CCC, बस हम क्या करेंगे, एक कार्बन की पोजीशन यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये बना दिया, ये भी क्या होगा, C4H9Br। अब हम लेंगे एक और जिसका फॉर्मूला है C, हम यहाँ पे C लगा देंगे दोनों और यहाँ पर Br। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है इसका C4H9Br। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट हमने क्या किया, इसमें इसकी पोजीशन चेंज कर दी, रहेंगे ये एक दूसरे के आइसोमर्स। तो आइसोमर्स में इन्होंने बोला कि आइसोमर्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ब्रांचिंग, जैसे जैसे जहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। तो मैंने बताया था कि जिसका जितना सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर जिसका ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर इतना कम हो गया यहाँ पे सरफेस एरिया और यहाँ पे
थोड़ा कम हो गया है और यहाँ पे सबसे कम हो गया है, तो इसका मतलब जितना कम सरफेस एरिया उतना कम क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसीलिए ये जो आइसोमेरिक हेलोल्केन्स होते हैं इसमें क्या होता है, ब्रांचिंग के साथ साथ इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका कम हो जाता है। ओके, तो बस हमें सिंपली ये लिखना है कि ब्रांचिंग जैसे कि बढ़ रही है उससे क्या हो रहा है, इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे एज नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीजेस, क्योंकि ब्रांचेस इंक्रीज हो रही हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उसका सरफेस एरिया कम होगा तो उसका वैन डर वाल फोर्स भी कम होगा, ये वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर उसका वैन डर वाल फोर्स कम है, उसमें फोर्सेस कम है, तो वो कम हीट देने में यानी कि कम बॉईल करने में ही क्या हो जाएगा, बॉईल हो जाएगा। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको ऐसे बस ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं और एक्सप्लेन करना है। ओके, अब हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है उसी तरह मेल्टिंग पॉइंट भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये टेम्परेचर रिगार्डिंग है तो ये आएंगे एक साथ, ठीक है। तो अब मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सिंपली जब कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए वही टेम्परेचर यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट को हम देखेंगे सेम जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा था। तो बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा था, बॉइलिंग पॉइंट में हमने दो पैरामीटर्स देखे थे, पहला देखा था मास और दूसरा देखा था हमने सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट था, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये हमने बॉइलिंग पॉइंट में देखा और उसके क्वेश्चन भी किए। अब हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का अपना क्या पैरामीटर है जिसके हिसाब से हम देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट है या फिर कितना ज़्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट उसका है। तो मेल्टिंग पॉइंट का एक पैरामीटर है जो कि है पैकिंग या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग जो है हमें देखनी है उस कंपाउंड की कि उसकी कैसी पैकिंग है। अब पैकिंग भी कैसे हो सकती है, दो टाइप्स की हो सकती है, एक तो बहुत ज़्यादा अच्छी और एक हो सकती है बहुत ज़्यादा गंदी या फिर लेस इफ़ेक्टिव। तो दोनों तरह की पैकिंग्स को हम लिखेंगे। एक तो हो गई हमारे पास मोर इफ़ेक्टिव, ओके, मोर इफ़ेक्टिव, और एक हो गई हमारे पास लेस इफ़ेक्टिव। ओके, तो दोनों ही टाइप की पैकिंग्स होंगी। तो अगर हम बात करें मोर इफ़ेक्टिव पैकिंग की, तो आप यहाँ पे देखिए एक क्यूब। सो ये हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब में H2O जो होंगे वो पैक्ड होंगे कंडेंस्ड फॉर्म में, और इसकी अपनी एक पर्टिकुलर सिमेट्रिकल शेप होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर ये कैसे पैक्ड है, सिमेट्रिकली पैक्ड है, ठीक है। तो सिमेट्रिकली पैक्ड, अगर जितना ज़्यादा सिमेट्रिकली पैक्ड होगा वो उतनी अच्छी क्या होगी, इसकी पैकिंग होगी, ठीक है। तो यानी कि हम क्या बात लिखेंगे यहाँ पर, उतना ज़्यादा क्या होगा उसका, सिमेट्रिकल होगा। जितनी ज़्यादा इफेक्टिव पैकिंग होगी उसकी यानी कि अच्छे से पैक्ड होंगे मॉलिक्यूल्स, तो उसकी जो सिमेट्रिकल जो उसकी सिमेट्री है वो कैसी होगी, मोर सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। तो ये होगी मोर सिमेट्रिकल। अब उसी तरह हमारे पास है लेस इफेक्टिव। अगर कोई चीज़ लेस इफेक्टिवली पैक्ड है तो उसकी सिमेट्री भी ऑफ कोर्स टेढ़ी मेढ़ी होगी, ठीक है। तो ये कैसी होगी, लेस सिमेट्रिकल, ठीक है, लेस सिमेट्रिकल। अब जो मोर सिमेट्रिकल है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, हाई होगा, क्योंकि वो अच्छे से पैक्ड है तो हमें उतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको मेल्ट करने के लिए। उसी तरह जो लेस सिमेट्रिकल है उसको हमें कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और कम टेम्परेचर प्रोवाइड करने से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो सारा का सारा खेल है वो पैकिंग से जुड़ा हुआ है। सो पैकिंग जैसी होगी वैसा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हमें जब देखना है, पैकिंग देखनी है, मेल्टिंग पॉइंट देखना है, तो हमें देखना होगा कि वो किस तरह से सिमेट्रिकल है कि नहीं है, और अगर वो सिमेट्रिकल है तो वो क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सो जितनी अच्छी पैकिंग सिमेट्री उतना ज़्यादा हमारा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जितनी लेस इफेक्टिव पैकिंग होगी उतना कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट का जो है क्या रोल है। सो क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज ग्रेटर देन ऑर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो हमें इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है
पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का और ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात जो है हमें क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है इनको कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि पैरा वाला जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और ऑर्थो और मेटा जो हैं उनका कम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बना के ही हमें ये बात पता चलेगी। तो सबसे पहले बनाएंगे हम स्ट्रक्चर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का। ओके, तो पैरा है, इसका मतलब बेंजीन है और बेंजीन की पैरा पोजीशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो डाइक्लोरो यानी कि 2 क्लोरीन है, तो दोनों के दोनों कहाँ होंगे, एक होगा यहाँ पर और दूसरा होगा यहाँ पर। तो ये क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, समझ में आया। अब उसी तरह हम बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑर्थो और मेटा का। तो ऑर्थो वाले में क्या होगा, एक कहाँ होगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ होगा, यानी कि इस वाले क्लोरीन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन होगी। और इसमें मेटा में एक के हिसाब से यानी कि एक क्लोरीन के पोजीशन से ये वाली पोजीशन क्या होगी, मेटा पोजीशन होगी। ये हो गया हमारे पास मेटा और ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है मेल्टिंग पॉइंट की, हमने एक ही पढ़ी थी पैरामीटर जो की थी उसकी पैकिंग। सो पैकिंग हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर किसका दिख रहा है, देखिए ध्यान से। अगर हम इसे इस तरह डिवाइड करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम इस तरह इसको डिवाइड करते हैं तो जितना पार्ट यहाँ इसके ऊपर है उतना ही पार्ट यहाँ पे नीचे भी है। यानी कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो हमें उसकी सिमेट्री देखनी है कि वो अगर अच्छे से पैक्ड होगा तो वो ऑफ कोर्स सिमेट्रिकली पैक्ड होगा। तो ये कैसी पैकिंग है, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैकिंग है। और जब सिमेट्रिकल पैकिंग होती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम देखेंगे ऑर्थो में। सो ऑर्थो में क्या आपको सिमेट्रिकल पैकिंग दिख रही है, नहीं दिख रही है यहाँ पे सिमेट्रिकल पैकिंग। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर इसे डिवाइड करके तो ये है 1 और ये है 2 पोजीशन में, बट यहाँ पे ये जहाँ जितनी दूरी से यहाँ था उतनी ही दूरी से यहाँ होगा। यानी कि ये जो दोनों के दोनों क्लोरीन्स है वो एक ही डिस्टेंस पे हैं, एक दूसरे की जो है एक ही डिस्टेंस पे हैं। बट यहाँ पे जो क्लोरीन है वो जो दोनों क्लोरीन्स हैं वो जो उनकी डिस्टेंस है तो वो एक ही डिस्टेंस में, बट जब हम उसे सिमेट्री की बात करते हैं बट वो तब सिमेट्रिकल नहीं है। ठीक है, अब उसी तरह हम देखेंगे मेटा में। तो मेटा में भी कोई सिमेट्री नहीं है। जब इसे हम कट करेंगे तो तब हमें कोई भी सिमेट्री नहीं दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई सिमेट्री नहीं दिख रही है। यहाँ पे जितने जहाँ क्लोरीन की पोजीशन है वहाँ से क्लोरीन की पोजीशन अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तीनों में से सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर किसका था, पैरा वाले का। सो इसीलिए पैरा वाले की सिमेट्री ज़्यादा होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सो यही बात हम थ्योरी पोर्शन में लिखेंगे। सो दिस इज़ बिकॉज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज़ मोर सिमेट्रिकल, जैसे कि मैंने बोला, और जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पैक्ड होगा। एंड मोर इफ़ेक्टिवली पैक्ड, जो ये रेड में आपको लिखाया गया ये बहुत ज़्यादा मेन लाइन है, इसे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मोर सिमेट्रिकल एंड मोर इफेक्टिवली पैक्ड ये होगा इन इट्स स्ट्रक्चर। तो अपने स्ट्रक्चर में वो सिमेट्रिकली पैक्ड होगा। इसी वजह से ऑर्थो और मेटा क्या हैं, अनसिमेट्रिकल हैं। ठीक है, तो ऑर्थो और मेटा से ज़्यादा कौन सिमेट्रिकल है, हमारा पैरा वाला है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, ज़्यादा होगा ड्यू टू इट्स सिमेट्री एंड मोर इफेक्टिवली पैकिंग। तो उसकी मोर इफेक्टिवली जो पैकिंग की गई है उसके वजह से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन विल बी मोर देन ऑर्थो एंड मेटा। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि है डाइपोल मूवमेंट। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, डाइपोल मूवमेंट। सो डाइपोल में यहाँ पे डाई वर्ड आ रहा है और पोल मूवमेंट आ रहा है। सो पोल्स जस्ट मीन्स कि कोई 2 पोल्स होंगे। ठीक है, और 2 पोल्स हैं या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होंगे। ठीक है, अब जब पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होंगे तो हम डाइपोल मोमेंट में करते क्या है, सिंपली हम दिखाते हैं, एरो दिखाते हैं। हम एक ऐसा एरो, ये सिंबल होता है डाइपोल मोमेंट का, तो हम एक ऐसा एरो दिखाते हैं जो कि जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, टूवर्ड्स
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाता है ये एरो, ठीक है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ ये एरो होगा। सो फॉर एग्जाम्पल HCl है, तो HCl में H और Cl में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Cl है, तो ये एरो इस तरह से जाता है और इस तरफ इसके पीछे कट लगता है। तो ये क्या डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है। तो डाइपोल मोमेंट हम सिंपली हम उनके लिए लगाते हैं जिन पे ज़्यादा, जहाँ पर हम देख रहे हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसी तरफ ये सिंबल जाता है। और इसका जो मैथमेटिकल सिंबल है वो है म्यू, ठीक है, हम इसको म्यू से शो करते हैं। और जब हमें बताना होता है कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तब हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो डाइपोल मोमेंट है इसे इसी तरह से एक फिजिकल प्रॉपर्टी बताया गया है। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। डाइपोल मोमेंट समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक डायग्राम जिसकी हेल्प से हम समझेंगे हम डाइपोल मोमेंट को किस तरह से निकालते हैं। तो जैसे कि ये है हमारे पास बेंजीन, और बेंजीन में एक तरफ लगाया हमने क्लोरीन और दूसरी तरफ हमने लगाया है क्लोरीन, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने लगाया है क्लोरीन, ओके। तो क्लोरीन लगाया है हमने यहाँ पर भी और ऊपर पे भी। तो अब अगर हमें डाइपोल मोमेंट बताना है यहाँ पे कितना डाइपोल मोमेंट है, यानी कि म्यू की वैल्यू कितनी है, तो हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली हम सिंबल बनाते हैं डाइपोल मोमेंट का। हमारा डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या है, यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन की तरफ क्या बनाएंगे, डाइपोल मोमेंट का सिंबल बनाएंगे। तो ये होता है डाइपोल मोमेंट का सिंबल, इस तरह से कट, ठीक है। अब क्लोरीन जो है नीचे भी है तो नीचे की तरफ भी लगेगा एक कट, क्योंकि ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे टोटल चार्ज कितना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आधा जो है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कहाँ गया, ऊपर गया है, और आधा डाइपोल मोमेंट नीचे गया है। तो जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे गया है, क्योंकि कंपाउंड जो ऊपर और नीचे है वो दोनों क्या है, क्लोरीन ही है। सो जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे गया है, तो इनका जो इफेक्ट होगा, जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला जितना यहाँ से इसको खींच रहा था उतना ही यहाँ से ये भी खींच रहा था, क्योंकि आपको इसको एक फोर्स की तरह एज्यूम करना है। तो जितना यहाँ पर ये फोर्स लगा रहा था नीचे को उतना ही ये ऊपर लगा रहा था। तो अगर दोनों ही एक तरफ से इतना एक ही जितना फोर्स लगाएंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम अगर डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर वो इक्वल पोजीशंस में एक इक्वल हैं और इतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना कि एक दूसरे पे वो लगा रहे हैं, तब क्या होगा, उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 आ जाएगा, यानी कि म्यू की वैल्यू 0 आ जाएगी। उसी तरह अगर ये अलग पोजीशंस में होंगे तो अलग का हमें क्या निकालना पड़ता है, रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास ये क्लोरीन जो है यहाँ की बजाय यहाँ होता, जैसे कि यहाँ है, ठीक है, ये क्लोरीन यहाँ होता, तो यहाँ पर जो इसका डाइपोल मोमेंट होता वो कहाँ होता, इसकी तरफ होता। यहाँ पर एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है, इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, जब एक तरफ यहाँ पे, एक तरफ यहाँ फोर्स है, एक यहाँ पे फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट यहाँ बनेगा कुछ। तो इस तरफ क्या होगा, इसका बनेगा म्यू, यानी कि ये 0 तो नहीं हो सकता, एक दूसरे को बिल्कुल भी कैंसिल आउट नहीं होता। तो ये क्या होगा, ये होगा नॉट इक्वल टू 0, तो कुछ होगा इसकी वैल्यू बट वो 0 नहीं होगी, ठीक है। अब देखेंगे हम एक क्वेश्चन जो कि है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, यानी कि हमें पोलैरिटी या फिर चार्ज जिसे हम कह रहे हैं, जिसे हम अभी तक पढ़ रहे थे डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के हिसाब से हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग यानी कि घटते हुए, यानी कि बढ़ जो सबसे ज़्यादा है उससे सबसे कम की तरफ हमें दिखाना है कितना उसका डाइपोल मोमेंट है। तो पहला है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और तीसरा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो हमारे पास 3 हैं, ऑर्थो एंड मेटा एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो हमें इनको अरेंज करना है इनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट्स, और या फिर इनकी पोलैरिटी चार्जेस के हिसाब से हमें क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें किसी भी चीज़ को करना है तो उसका हमेशा क्या बनाना चाहिए, उसका डायग्राम बनाना चाहिए ताकि हमें वो बात क्लियर हो जाए, ठीक है। सो ये है सबसे पहले पैरा वाला, पैरा है यानी कि पैरा पोजीशन में होगा एक दूसरे की रिस्पेक्ट में,
ठीक है। तो ये पहला कार्बन है, इसकी रिस्पेक्ट में मेटा कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब अगर ये वाला क्लोरीन यहाँ है तो इसकी रिस्पेक्ट में ऑर्थो वाला कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, तो हमने बना लिया है ऑर्थो, मेटा और पैरा, तीनों को बना लिया है हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इसकी पोलैरिटी को जज करेंगे। तो हम डाइपोल को जज करने के लिए क्या करते हैं, उसके सिंबल बनाएंगे। जिस तरह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहाँ पर हम वहाँ सिंबल बनाएंगे और नेट जो चार्ज होगा हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन कहाँ है, जैसे अभी भी हमने किया था, ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर की तरफ है और नीचे पे कहाँ है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो म्यू की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जितना चार्ज ऊपर को जा रहा है उतना ही नीचे जा रहा है। तो नेट बैलेंस यानी कि नेट जो फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा चार्ज। तो जितना ऊपर वाला है उतना ही नीचे वाला फोर्स लगा रहा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब उसी तरह क्या है हमारे पास, उसी तरह हमारे पास क्लोरीन यानी कि मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन में ये जा रहा है इधर, ये वाला क्लोरीन, और ये वाला जा रहा है इधर। ठीक है, तो अब हमें ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है, हमें क्या करना पड़ता है ऐसे केसेस में, इसका निकालना पड़ता है नेट रिजल्टेंट कितना हुआ, ये यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें से इस तरह से मिलाना होता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ इस तरफ से इन दोनों का मिला करके फोर्स रहा होगा इस तरफ से। ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ इसमें चार्ज होगा, तो ये तो 0 के इक्वल तो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा केस जिसमें क्या है, ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन है। तो यहाँ पर ये वाला क्लोरीन का होगा डाइपोल मोमेंट और इसका होगा इस तरफ, तो यहाँ पर भी बनेगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये रहेगा छोटा। ठीक है, छोटा इसमें रहेगा रिजल्टेंट जो होगा, तो यहाँ पर भी म्यू की जो वैल्यू होगी वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगी, इतना तो हमें पता है। बट हम इतना ये बात भी हम जानते हैं कि अगर ये जितना जितना पास होंगे उतना उतना उनका जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ये ज़्यादा दूर है। ठीक है, ये ज़्यादा दूर है, इसी वजह से ये क्या होगा, पोलैरिटी इसकी कैसे होगी, कम होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो इनमें से हमें एक देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा पोलर है और कौन सा कम पोलर है। ठीक है, यहाँ पर जो क्लोरीन है पास पास है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि अगर आप इसे एज्यूम कीजिए कि यहाँ पर भी एक इंसान है, यहाँ पर भी एक इंसान है इस पोजीशन में जहाँ क्लोरीन है, अगर वो पास पास हैं तो वो जितना फोर्स लगाएंगे अपनी तरफ वो उनका फोर्स जो होगा ज़्यादा होगा, है ना। तो उनका फोर्स ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये क्या होंगे, ज़्यादा पोलर होंगे, मोर पोलर। ठीक है, और उसी तरफ से अगर एक इंसान जो है थोड़ा दूर है, ठीक है, ये लगभग क्या है, इसके अपोजिट ही है, समझ लो थोड़े क्लोज है अपोजिट से, तो अगर जो तो थोड़ा थोड़ा अपोजिट में होंगे तो उनका जो होगा थोड़ा थोड़ा इफेक्ट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो उसकी पोलैरिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्या होगा, लेस पोलर होगा। ठीक है, तो लेस पोलर है यहाँ पे ये, और ये है मोर पोलर, ये लेस पोलर है और ये तो 0 है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास आ गया है ऑर्डर पोलैरिटी का। तो सबसे ज़्यादा पोलर कौन है, सबसे ज़्यादा पोलर है यहाँ पर ये, उसके बाद है हमारे पास लेस पोलर ये, और उसके बाद है हमारे पास नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसे ऑर्डर में लिख लेंगे, पहला है ऑर्थो, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग में लिखने हैं तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसको कि ये किस तरह से, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसे लिखेंगे किस तरह से अरेंज है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी या फिर उसका डाइपोल मोमेंट, एक ही बात होगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी क्या होगा वो हम लिखेंगे, सबसे पहले था ऑर्थो, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ज़्यादा कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, कम कर रहा है। उसके बाद था हमारे पास मेटा और उसके बाद था हमारे पास पैरा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ था ऑर्थो पे मोर पोलर था, उसके बाद ये था लेस पोलर मेटा वाला, और ये क्योंकि ये था हमारे पास नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो है पैरा वाला ये क्या है, सबसे कम यानी कि इक्वल टू 0, इसीलिए हमने लिखा है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी हो जाएगा। अब हमारे पास एक और पैरामीटर है जो कि है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास
सॉल्युबिलिटी समझने से पहले हमें समझना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है? जब वाटर मॉलिक्यूल यानी कि HOH, ये हमारे पास HOH, ठीक है, ये HOH है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इस वाले हाइड्रोजन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम जानते हैं जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो वो क्या हो जाएगा? स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। और जो यहाँ वाला हाइड्रोजन है वो भी क्या करेगा? अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो होंगे वो उसका, क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन इस वाले हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेगा, तो ये बन जाएगा और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि -2 नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर हम वाटर में डालते हैं कोई भी एसिड, जैसे कि है हमारे पास HCl, ये क्या है? पॉजिटिव था और ये स्लाइटली नेगेटिव था, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये इसके ऑक्सीजन से क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर RCl के केस में यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा वो R के साथ तो नहीं बना सकता हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन भी होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्शन है कि जो हेलो एल्केन्स हैं वो पोलर तो हैं, क्योंकि R और Cl के बीच में अच्छी पोलैरिटी है, क्योंकि Cl नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और नेगेटिव हो जाएगा स्लाइटली, ये भी स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पोलैरिटी है। बट फिर भी ये क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर है। तो हमने पता किया है कि जो ये सॉल्युबिलिटी का फिनोमिना है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होना चाहिए। तो हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बना रहा होगा तो ये ऑफ कोर्स क्या होगा? सॉल्युबल होगा। बट ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो इसका क्या मतलब होगा? कि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है। सो अब हम देखेंगे RCl किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस तरफ जाएंगे, ये बनेगा स्लाइटली नेगेटिव और ये बनेगा स्लाइटली पॉजिटिव, बनेगा कि नहीं बनेगा? बट हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए, इसमें तो हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? नहीं बनेगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? हेलो एल्केन के केसेस में ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। बट अभी तक हमने देखा था HCl, तो HCl के केस में क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था, ठीक है। तो ये जो स्लाइटली पॉजिटिव पार्ट है ये क्या होगा? इस वाले ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसी वजह से ये क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा वाटर में। ये बात आपको बस समझनी है सिंपली, और इसीलिए ये क्या होगा? ये इनसॉल्युबल होगा वाटर में। सो दिस इज बिकॉज हेलोएल्कीन्स डज नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।